हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता के प्रकार जानेंगे। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं उत्पादक के बारे में। आज हम उपभोक्ता के प्रकार के बारे में जानेंगे, साथ साथ में ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार से होता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उत्पादक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे उपभोक्ता की ओर। तो अब हम उपभोक्ता के बारे में जानेंगे कि उपभोक्ता है कौन और क्या करते हैं। तो उपभोक्ता के बारे में यहाँ पर दिया गया है, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, सर्वाहारी हैं और परजीवी भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लियर दिया गया है, आप देख पाएंगे। देखिए उपभोक्ता कौन है। जी देखिए उपभोक्ता कौन है, ये लाइन लगी हुई है और यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रा हुई है ये। और यहाँ पर पहले नंबर पर कौन बैठा है, शाकाहारी है। दूसरे नंबर पर है मांसाहारी, तीसरे नंबर पर है सर्वाहारी और चौथे नंबर पर है परजीवी। तो ये सब उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता का मतलब क्या होगा? उपभोक्ता का तात्पर्य है कि उपभोग करने वाले। उपभोग का होता है मतलब ग्रहण करने वाले। ठीक है, उपभोग से तात्पर्य क्या है? ग्रहण करने वाले, जो वास्तव में भोजन को ग्रहण करते हैं दूसरे जीवों से। सीधे सीधे हम यही कहेंगे, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता की श्रेणी में आप देख चुके हैं कौन कौन यहाँ पर शामिल हो। नंबर 1 पर शाकाहारी आएंगे। तो शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं जो वास्तव में हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हरे पेड़ पौधों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वे सब शाकाहारी कहलाएंगे। ये क्या है? पौधे हैं यहाँ पर उपलब्ध, प्रकृति में पाए जाते हैं या घास के मैदान में हो सकते हैं और इनका उपयोग करने वाले होंगे। देखिए मैं कितने भागों में इन्हें डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख पाएंगे। टिड्डा, टिड्डा जानते हैं? ग्रास हॉपर, जिसे आप राम जी का गुल्ला कहते होंगे। हरे रंग का होता है, खेतों में पाया जाता है, हरी घास पर मिलेगा। या टिड्डी भी बोल सकते हो, टिड्डा ही बोल सकते हो। टिड्डी अलग है और टिड्डा अलग है। और यहाँ पर आप लेंगे इसे खरगोश, फिर यहाँ ले लें आप हिरन। ये सब कैसे हैं? शाकाहारी जीव के हैं। कैसे होंगे ये? शाकाहारी जीव हैं, अर्थात ये वास्तव में देखा जाए तो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। जो भी केवल केवल और केवल ओनली फूड काय से प्राप्त करते हैं, किस चीज से प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं, वे कहलाएंगे शाकाहारी। ठीक है, इन्हें हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं। हर्बीवोरस इन्हें कहते हैं, अर्थात जो केवल हरे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें शाकाहारी की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, या इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। लेकिन आते उपभोक्ता की कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा स्तर बनाते हैं? ये स्तर बनाते हैं दूसरा, भोजन ग्रहण करने का। सबसे पहले किसने भोजन ग्रहण किया था पौधों से? आपको दिखाई देगा इसमें। सबसे पहले पौधों से, वो सूर्य के प्रकाश से सबसे पहले भोजन ग्रहण करने का काम, सूर्य से सबसे पहले भोजन ग्रहण करने का काम किया है हरे पेड़ पौधे। तो हमने बताया था जो सबसे पहले भोजन ग्रहण करता है, सूर्य से सबसे पहले भोजन लेता है, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले लेता है, वो पोषक लेवल 1 पर बैठा होता है, अर्थात उसका ट्रॉपिक लेवल 1 होता है। क्या होता है उसका ट्रॉपिक लेवल? 1, अर्थात उसे पोषक स्तर 1 बोलते हैं, इसलिए हमने लिखा है ट्रॉपिक लेवल 1। और जो इसकी बात कर रहे हैं, जो वास्तव में किससे भोजन ले रहे हैं, जो पौधों से भोजन ले रहे हैं, वो काय पे आएंगे? ट्रॉपिक लेवल 2 पर काम करेंगे, अर्थात वे ट्रॉपिक लेवल 2 बनाएंगे। तो इनका ट्रॉपिक लेवल भैया 2 है, अर्थात ये T2 बनाएंगे। T1 कौन थे? T1 है ये। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आप देखेंगे तो यहाँ हम बना देते हैं सूर्य, तो यहाँ सन होगा और सन से ये निकलेगी इसमें रेज, किरणें। ये सूर्य के प्रकाश को एक्सेप्ट करेंगी और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। यह भोजन फिर किसके द्वारा खाया जाता है? शाकाहारी के द्वारा खाया जाता है। अब शाकाहारी के बाद और भी जीव होते हैं जो इन्हें खाने का काम करते हैं। ठीक ना, और भी जीव होते हैं वो शाकाहारी को भी खाने का काम
करेंगे उन्हें हम बोल देते हैं मांसाहारी। क्या बोल देते हैं उन्हें? मांसाहारी बोल देते हैं। अब टिड्डा टिड्डी इन चीज़ों को खाने वाले होते हैं मेढक, आप जानते ही हैं। आगे चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर टिड्डा या टिड्डी जो भी संरचनाएं होंगी या जो भी कीट होंगे उन्हें खाने का काम कौन करेगा? इन्हें खाएगा मेढक। तो मेढक यहाँ पर इनके लिए मांसाहारी का कार्य करेगा। अब खरगोश को तो मेढक खा नहीं सकता, इसलिए खरगोश के लिए दूसरा मांसाहारी होगा जो खरगोश को खा सकते हैं। खरगोश को खाने वाले दूसरे मांसाहारी होंगे, ठीक ना, इसे खाने वाले शेर होगा। सही। अब हिरण को भी खाने वाले मांसाहारी अलग हो सकते हैं, या फिर शेर भी हिरण को खाएगा। चीता भी खा सकता है, ठीक ना, बाघ भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है, ये सब इन्हें खाने का काम करेंगे, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर शेर को कौन खाएगा टॉप में? अब शेर को खाने वाला इधर कोई नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? जब शेर मर हाँ, शेर घायल हो जाए, मर जाए, चल फिर ना पाए और मृत्यु हो जाए, उसके बाद शेर को खाने का काम करेंगे बाज। श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठे हैं। इसके बाद मेढक की बात कर रहे हैं, तो मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाने वाला काम करेगा सांप। सांप होगा वो मेढक को खा लेगा। और सांप को कौन खाएगा? सांप को बाज खा जाए। तो यहाँ पर आपको हाँ क्या हाँ हाँ बिल्कुल सही है। बाज टिड्डे को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, हिरण को भी खा सकता है। अपन चलेंगे आगे, उसमें देखेंगे। अभी केवल मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ, तो आप उससे देखें। तो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल में आए पौधे। पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल मतलब हिंदी में हम पोषक स्तर बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक लेवल को आप ध्यान रखें। इन्हें बोलेंगे हम पोषक स्तर। ये पोषक स्तर हैं। ये पोषक स्तर 2 बना रहे हैं, द्वितीय बना रहे हैं, और मेढक शेर यहाँ पर पोषक स्तर बनाएंगे 2, या 2 के बाद बनेगा 3। तो ट्रॉपिक स्तर क्या बनाएंगे? 3। और सांप और बाज यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल कौन सा बना रहे हैं? 4। और सांप के बाद यदि बाज यहाँ पर आता है, यहाँ मन गिरा है, एक और सेंटेंस में शब्द जोड़ देते हैं, मोर भी सांप को खाता है और ये सर्वहारी है। तो ये ट्रॉपिक लेवल 5 बनाएगा। सॉरी, ट्रॉपिक लेवल कितना बनाएगा? 5 बनाएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं सबसे पहली बात कि हम जो बोल रहे थे वो सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस चित्र को इससे मिलान करें, मैच करें, तो यहाँ आप देख पाएंगे दूसरे स्थान पर कौन बैठे हैं? मांसाहारी बैठे हैं। तो मांसाहारी हैं वो कौन होंगे? आपको मेढक मिले हैं, ठीक ना, शेर मिले हैं, चीता होगा, लकड़बग्गा होगा, ठीक है ना, भेड़िया होंगे, ये इसमें शामिल हैं, जंगली, ठीक, ये मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। सर्वाहारी कौन होंगे? सर्वाहारी होंगे वो इन सबको भी खा सकते हैं, ठीक है ना, शाकाहारी को भी खा जाते हैं और मांसाहारी को भी खा जाते हैं, ऐसे सर्वाहारी होते हैं। मनुष्य सर्वाहारी में, मनुष्य की कैटेगरी सर्वाहारी है, वो शाकाहारी को भी खा सकता है और मांसाहारी को भी खा सकता है, और प्लस शाक भाजी को भी खा सकता है। उस श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठा है। तो आपको यहाँ एक परिभाषा मैं बताऊंगा इसके जरिए, और यहाँ पर ये लगा है वो कौन आ जाएगा? ये आ जाएंगे मांसाहारी। यहाँ पर ये शाकाहारी लिखा है, उसे आप यहाँ पर मांसाहारी लिखेंगे, और यहाँ पर जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे सर्वाहारी। ये कैटेगरी किसकी है? ये सर्वाहारी की कैटेगरी है, आप देख पाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम सर्वाहारी। अब यहाँ पर एक श्रृंखला बन गई है। क्या बन गई है? श्रृंखला। और श्रृंखला में आप देख पा रहे हैं कौन किसको खाता है। श्रृंखला आपकी ये बता रही है कि वास्तव में सूर्य के प्रकाश का उपयोग सबसे पहले पेड़ पौधे कर रहे हैं, पेड़ पौधों को शाकाहारी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, फिर शाकाहारी से भोजन प्राप्त करते हैं मांसाहारी, फिर मांसाहारी से भोजन प्राप्त करते हैं सर्वाहारी। तो इस प्रकार से ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऊर्जा फ्लो हो रही है, बह रही है, जा रही है, वो भी इन पथों से होकर निकलती है। अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऊर्जा जब फ्लो होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो क्या होता है? या सूर्य का प्रकाश से हमें एनर्जी मिलती है नेचुरल में सभी को, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सभी इससे जुड़े हुए हैं और इसकी एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से चलती है। इसके बाद हम देखते चलेंगे एनर्जी लेवल पर बात करेंगे। तो ये बॉक्स है, बॉक्स आपको बताएगा T1। T1 का मतलब यहाँ बैठे होंगे। T1 से तात्पर्य क्या होगा? पेड़ पौधे, अभी बताया मैंने आपको। अब ऐसे ही ग्राफ को समझे। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? इसके बाद भोजन पहुंचेगा T2 पर। T2 का बॉक्स आप बनाएंगे T1 से छोटा, आपको ये बात ध्यान रखना है हमेशा।
क्योंकि जहाँ पहुँचते पहुँचते एनर्जी कम हो जाती है। T2, अब T2 के बाद फिर भोजन पहुँचेगा T3 में, तो T3 का बॉक्स और भी छोटा बनेगा इससे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बॉक्स से छोटे बनाते जा रहा हूँ मैं, इसका मतलब है जहाँ एनर्जी और कम पहुँचेगी। T4 पर एनर्जी और भी कम पहुँचेगी। एक और मैं यहाँ पर जोड़ूंगा T5 लेवल पर एनर्जी और भी कम पहुँचेगी। इसके बाद में बात करेंगे हम परजीवियों की, परजीवी भी आएंगी। और यहाँ से T5, क्या T5, हाँ, एक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में 4 से लेकर 5 तक पद हो सकते हैं अधिकतम, और कम से कम 3 पद हो सकते हैं। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 4 से 5 पद हो सकते हैं और कम से कम 3 पद इसमें हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और खाद्य श्रृंखला हमेशा और हमेशा सीधे ग्राफ में चलती है। कैसे चलती है? सीधे ग्राफ में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक सीधी रेखा में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं, हम टीचर लोगों के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी दिशा में होता है, वो भी बाएं से दाईं ओर हम इसे देखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट से फॉलो किया जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर रहेगी इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ से एनर्जी लेवल आपको दिखाई दे रहा है कम होता जा रहा है। ये एनर्जी लेवल कम होने का मुख्य कारण क्या है? आखिर एनर्जी लेवल कम क्यों हो रहा है और एनर्जी लेवल कम होने से क्या अंतर पड़ता है, ये आप देख पाएंगे। कहाँ चली जाती है इनकी एनर्जी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो नई स्लाइड पर हम डायग्राम चार्ट बनाएंगे और वहाँ देखेंगे। न्यू स्लाइड पर ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ग्रीन मार्क करने का मतलब होगा ग्रासलैंड सबसे नीचे है, घास इत्यादि सबसे नीचे रहेगा। जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा, यहाँ सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेने वाले होंगे, जो भी हैं वो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, वो सबसे नीचे बैठे हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह प्रकृति में मनुष्य से भी ज्यादा या जंतुओं से सबसे ज्यादा संख्या अपने यहाँ दिखाई देती है। तो पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको मानना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रॉपिक लेवल 1 बनाएगा। दूसरे नंबर पर एक और यहाँ पर स्तर बनेगा, तो वो अलग पेन, तो यहाँ पर T2 हो जाएगा, ये देखेंगे हम। और T2 के बाद यहाँ बात करेंगे अगला स्तर बनेगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये बन जाएगा T3, और लास्ट वाला जो रहेगा ये पूरा है वास्तव में। और यहाँ पर T4 लिए इसे बनाया है कि ऊर्जा आखिर कम कहाँ हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे आप कि जैसे ही ये शाकाहारी पौधे हैं, क्या कहते हैं, उत्पादक हैं। T1 पर कौन बैठा है? उत्पादक बैठे हुए। उत्पादकों का भक्षण करते हैं T2 में बैठे हुए जीव। जब इनको खाते हैं तो खाते समय ही यहाँ पर अब हम एक डायग्राम उठा रहे हैं, और वो भी कौन सा है जो हमने जस्ट, अब जैसे ही पौधों को खरगोश हिरण इनने खाया होगा, खाने के पश्चात यहाँ पर खाया होगा, तो खाने में सबसे पहले तो इन्हें इनकी खोज में, किसकी खोज में? पौधों की खोज में या भोजन की खोज में इनकी एनर्जी वेस्ट हुई होगी। जितनी भी एनर्जी वेस्ट होती है वो 90% होती है। जितना भी खाएंगे उसका 90% भाग ये दिनचर्या में अपने चलने फिरने काम करने में, ठीक ना, ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और यह ऊर्जा वातावरण में चली जाती है। केवल 10% ऊर्जा इनमें पहुंच पाती है, 10% इनमें पहुंच पाएगी और 10% यहाँ पहुंच पाएगी। टोटल मिलाकर एक पोषक स्तर पर 10% ऊर्जा पहुंच पाती है, शेष 90% ऊर्जा जो वातावरण में मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हिरण के साथ में भी होगा कि 90% ऊर्जा इसकी भी मुक्त हो जाएगी वातावरण में, और शेष 10% ऊर्जा शेर के पास पहुंच पाएगी। यहाँ पर भी होगा
ऐसे ही यहाँ मेढक के केस में भी, ऐसे ही यहाँ सभी के केस में ऐसे ही होने वाला। अर्थात प्रत्येक पोषक स्तर पर जब ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, अर्थात एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर एनर्जी पहुंचती है, तो वो केवल 10% ऊर्जा ही उसका उपयोग कर पाता है। 90% एनर्जी को वातावरण में ऊष्मा के रूप में मुक्त कर देता है। आपको ध्यान रखना है, केवल एक लेवल से दूसरे लेवल पर, केवल एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने में कितनी ऊर्जा पहुंच रही है? 10% ऊर्जा पहुंचती है। 10% ऊर्जा ही एक ऊर्जा लेवल से, हम एक नियम देते हैं, ये 10% ऊर्जा का ही उपयोग कर रहे हैं, यहाँ भी 10% ऊर्जा का ही उपयोग हो रहा है, और आगे भी अगर ये फ्लो करेंगे तो वहाँ भी 10% ऊर्जा का उपयोग हुआ। और इनकी 90% जो ऊर्जा है, 90% ऊर्जा पेड़ पौधों ने भी वातावरण में खर्च कर दी है दैनिक क्रियाकलापों में। इसने भी 90% ऊर्जा वातावरण में खर्च की है दैनिक क्रियाकलापों में। इसने भी, अर्थात T3 पर जो बैठे हैं उन्हें भी 90% ऊर्जा वातावरण में खर्च कर दी है दैनिक क्रियाकलापों में ऊष्मा के रूप में। और T4 वालों ने भी 90% एनर्जी वातावरण में मुक्त कर दी है, और मुक्त कर दी ऊष्मा के रूप में एनर्जी वातावरण में चली जाती है। बिल्कुल सही, इसीलिए इसका बेस बड़ा है नीचे वाला। ठीक, आपको ये एनर्जी फ्लो चार्ट से ही पता चल रहा है, जिनका बेस बड़ा है उनके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, वो सबसे पहले एनर्जी ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश से। आप ये सब बात समझ पाए होंगे कि किसमें एनर्जी ज्यादा और कहां से एनर्जी का फ्लो चालू होता है। तो T1 से एनर्जी का फ्लो चालू होता है T4 और T5 तक भी, ठीक ना। और एनर्जी आ कहां से रही है आपको ये भी पता है, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेने का काम करते हैं जी, और ऊर्जा को फिर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने का काम करते हैं, जिसका उपयोग अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पर केवल 10% ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, तो इस ऊर्जा को, नियम को वास्तव में 10% ऊर्जा का नियम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 10% ऊर्जा नियम कहा जाता है। 10% ऊर्जा नियम, मैंने प्रतिशत का साइन लगा भी दिया है और लिख भी रहा हूं, तो आप इसे ऐसा मान लें। 10% ऊर्जा प्रवाह नियम है ये, कि आहार श्रृंखला में या भोजन श्रृंखला में 10% का नियम क्या है, समझाइए। तो आपको यही बात समझाना है, यही ट्रॉपिक लेवल बनाकर, ऐसे ही शंकु बनाकर, कौन बनाकर, एक तरफ सूर्य बनाकर, और यही सब लिखकर आपको उसे वर्णित करना है। तो भैया T1 पर बैठे हुए जीव होते हैं, वो वातावरण की एनर्जी का केवल 10% भाग ही उपयोग कर पाते हैं, 90% भाग वातावरण में मुक्त हो जाता है। अब हम इस पर विचार करेंगे दूसरे आंकड़ों से, तो ये इसी पर विचार करूंगा और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हम यहाँ किस प्रकार से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप में मैं इसे बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। पेन चेंज किया है मैंने। अब यहाँ मैं बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कि यहाँ एनर्जी आपके देखने में आए, तो आपको दिखाई दे रहा हो बोर्ड पर 3, 4 और ये किलो जूल। इनके पास 10,000 किलो जूल ऊर्जा जो इनके पास पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 10,000 किलो जूल। तो इसका 10%, 10,000 का 10% क्या होगा? 1,000 यहाँ पर पहुंच जाएगी किलो जूल, और शेष 90, मतलब 9,000 किलो जूल कैसी चली गई? वातावरण में मुक्त हो गई। अब 1,000 का 10% कितना होता है? 100। यहाँ 100 किलो जूल आ जाएगी। अब 100 किलो जूल के बाद यहाँ पर कितनी जाएगी? 10%। आपको यहाँ पर 90% वातावरण में मुक्त हो जाती ऊष्मा के रूप में। केवल एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक केवल और केवल 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है। और ये नियम है 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। ये सबसे पहले वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये नाम नियम दिया है, जिन्हें कहा जाता है लिंडे, इनका नाम। इसे लिंडे के नियम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि लिंडे का नियम क्या है,
तो आपको यही नियम लिखना है और यही सब बातों के बारे में उसे बताना है। हाँ, तो आपको ये बात ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में चलता है, ठीक ना। और इसमें से एक क्वेश्चन हर बार उठकर आता है, या तो भोजन श्रृंखला के नाम से आ जाए, या खाद्य श्रृंखला के नाम से आ जाए, या ऊर्जा प्रवाह के नाम से आ जाए, या उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी क्या है, पोषक स्तर क्या है, कुछ भी आ जाए, मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो अभी आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं पूछना चाहते तो क्लास में आके पूछ सकते हो, वहाँ ही पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए।